तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वन इंडिया पे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 6th का 2024 का क्वेश्चन पेपर। 2024 का ये पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं और ये पेपर हुआ था 28 जनवरी 2024 को ही। तो आज ये पहले हम जीएस का सेक्शन कर चुके हैं, सेक्शन वाइज हम एक एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो पहले हम जीएस का सेक्शन कर चुके हैं, आज हम रीजनिंग का सेक्शन करने वाले हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस ये करवाने का हमारा मतलब ये है कि आपको एक आपकी अप्रोच डेवलप हो सके कि ऐसे क्वेश्चंस को, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको कैसे आपने सॉल्व करना है। वो एक बार आप समझ गए तो मतलब आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहे मेरे साथ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, एक कि ये किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उनकी, और प्लस क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत ईजिली अपना इस एग्ज़ाम में आप क्रैक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 76 क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन पेपर था। उसमें पहले इंग्लिश का सेक्शन आया था 25 क्वेश्चन का, फिर 50 क्वेश्चन का मैथ्स का सेक्शन था, उसके बाद ये 76 to 100 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो आज हम रीजनिंग के ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। मतलब ये ह्यूमन बॉडीज के पार्ट दिए हुए हैं, आपको सबसे ऊपर कौन सा आता है उसको सबसे पहले रखना है और जो सबसे नीचे आता है उसको बिल्कुल लास्ट में रखना है। ये बहुत ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर जाते हैं, वो नीचे से ऊपर शुरू हो जाते हैं। इसमें टॉप टू बॉटम पूछा गया है आपसे। तो सबसे ऊपर हमारी बॉडी में क्या आएगा, सबसे ऊपर हमारा फेस आता है, फेस हमारा सबसे ऊपर हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद हैंड, हील, नेक, नी में से कौन सा इसके बाद आता है। फेस के नीचे हमारी आती है नेक, तो हमारा नेक्स्ट हो गया ऑप्शन ई, नेक। इसी तरह फेस हो गया, नेक हो गया। अब हैंड, हील, नी में से सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे पहले आएंगे हैंड्स, क्योंकि हैंड्स हमारी नी और हील से नीचे रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया हैंड। उसके बाद क्या आएगा, हमारा हील बचा और नी बचा। पहले हमारे नी आएगी घुटने, उसके नीचे हील आती है एड़ी, तो ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हो गया नी। और फिर लास्ट में हमारा आएगा हील। तो हमारा जो ऑप्शंस का जो इनका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो BEADC, BEADC ये है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमने जब ये डिराइव कर लिया कि हमारा ऑर्डर क्या रहने वाला है, BEADC, उसी हिसाब से हमने ऑप्शंस में ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यही ऑर्डर दे रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इसमें मिरर इमेज निकालनी है, मिरर इमेज आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों, मिरर इमेज के क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखना कि मिरर इमेज हमेशा इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। मतलब आप ये ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई करने के लिए एक बार घर पे खुद से भी आप एक अपना पेन या कोई एक ऐसी चीज़ जिसका 2-3 साइड्स हैं, उसको एक बार अपने मिरर पे लगा के देखना, तो आपको उसकी जो इमेज बनेगी वो पता लग जाएगी। तो इसमें जो देखो, जो इमेज दे रहा है वो इसमें इमेज दे रहा है ये। अब जाहिर सी बात है, अगर इमेज ये है तो मिरर इमेज ये तो कभी नहीं बन सकती, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मिरर इमेज में जो चीज़ नीचे है वो नीचे ही रहेगी, वो ऊपर नहीं हो जाएगी। मतलब ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है एरो, ये नीचे ही रहेगा। इस क्वेश्चन में ये ऊपर है, ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इस ऑप्शन में भी ये चीज़ ऊपर है तो ये भी डिलीट हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगर आपकी इमेज ये है, ये पॉइंट कर रही है, अगर आपकी इमेज ऐसे बनी हुई है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो यूं बनेगा बच्चों, ठीक है। ये आपका मिरर इमेज हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको इसमें मिसिंग टर्म बतानी है। मिसिंग टर्म बतानी है तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको जो रिलेशन ढूंढना है ना, वो फर्स्ट, जैसे ये 3 लेटर्स का आपको ग्रुप दिया हुआ है, तो पहले लेटर को आपने रिलेट करना है पहले लेटर के दूसरे, मतलब दूसरे ग्रुप के पहले लेटर को रिलेट करना है पहले वाले लेटर से पहले ग्रुप के, इसी तरह फर्स्ट वाले को। मतलब इसमें आप देखो ऐसे इन क्वेश्चंस की अप्रोच आप ऐसे रखना, HFD। अब इसका रिलेशन आपको कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स के साथ रखना है, मतलब फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट से रखना है, सेकंड लेटर का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। इसी तरह इसमें भी फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो H का अब हमें रिलेशन निकालना है N से, फिर देखना है T से। इसी तरह F का आ गया L से और फिर आ गया R से। इसी तरह इसमें D का आ गया J से और फिर P से। अब जब आपने ऐसा नोट कर लिया तब आप ये समझोगे, एक तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए इनकी नंबर इक्विवेलेंसी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नंबर इक्विवेलेंसी क्या होता है? A B C D E F G H I J K L M, मतलब इनको ऑर्डरिंग में हम क्या रखते हैं 1 2 3। नंबर इक्विवेलेंसी होता है कि A को हम डिनोट करते हैं 1 से क्योंकि वो सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, फिर B को करते हैं 2 से क्योंकि वो सेकंड आता है, इसी तरह C को 3 से, D को 4 से, E हो गया 5, F 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसी तरह N O P Q R S T U V W X Y Z। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद है, बाय हार्ट याद है, तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व होगा। चुटकियों में कैसे सॉल्व होगा? H की नंबर इक्विवेलेंसी कितनी है? 8, यहाँ पे 8 लिख दो। N की कितनी है? 14, यहाँ 14 लिख दिया। और T की कितनी है? 20। अब आप देखो 8 + 6 14 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है तो हमें 14 मिल रहा है जो कि H है। और इसी तरह यहाँ पे फिर 6 ऐड करा तो हमें 14 + 6 20 मिल रहा है। 20 किसको कहते हैं? T को कहते हैं 20। अब इसी तरह आपको अगली जो टर्म फाइंड करनी है उसमें भी आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा Z। तो हमने पहला जो लेटर है हमारे जो ग्रुप का जो हमने फाइंड करना है वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो Z है। अब जिन ऑप्शंस में Z है उनको हम कंसिडर करेंगे, बाकी ऑप्शंस को हम डिलीट कर देंगे, ये हमारे आंसर नहीं है। हमारा आंसर 2 3 4 में से ही कोई ना कोई है। अब नेक्स्ट F L R। अब इसी तरह F का देखो, F का 6 है, L 12 है, R 18 है। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा वो 24 होना चाहिए। 24 किसको कहते हैं? 24 आपका कहते हैं X को। तो हमारा आंसर दूसरा जो हमारा लेटर फाइंड हो गया है वो है X। तो हमारा X वाला आ गया W Z X V, ये हमारा आंसर है। आपने अगर एक बार फिर चेक करना है तो आप नीचे वाले को भी कर लो। D + 6, D की नंबर इक्विवेलेंसी है 4, J की है 10। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, आपको ये बेटर समझ आ जाएगा। देखो अब D की है 4, J की है 10, P की है 16। अब जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 16 + 6, 16 + 6 किया हमने 22। अब 22 किसकी है? V की। तो हमारा आंसर आ गया ZXV। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ZXV। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने फिर मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज हमें फाइंड करना है। अब ये मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे? इसमें भी बेस्ट अप्रोच जो रहती है ना वो यही रहती है कि आपने 0 3 क्वेश्चन मार्क जो हमने फाइंड करना है 15 और 24। अब आपने जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर आपके जो टर्म्स है ना सीरीज की, उनमें रिलेशन फाइंड करना शुरू कर दो।
अब 0 में क्या ऐड करते हैं तो 3 मिलता है, 3 ऐड करा, 0 में 3 ऐड किया तो हमें 3 मिल गया। अब बीच की टर्म्स आपको अभी पता नहीं है कि क्या ऐड कर रहे हैं, आप इसमें से डिराइव करो। 15 प्लस 9 होता है 24। मतलब अब आप थिंकिंग उस हिसाब से डेवलप करो कि भाई 3 और 9, मतलब 3 आ रहा है, एक टर्म में ऐड किया जा रहा है और एक टर्म पे 9 ऐड किया जा रहा है। और ये दोनों क्या हैं, 3 और 9 में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। अब आप एक बार ट्राई करके देखो कि जो बीच के ऑड नंबर हैं 3 और 9 के बीच में, उनको अगर हमने कंसेक्यूटिव टर्म में ऐड किया तो क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो देखो इसको कैसे हम करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद आता है 7। अब एक बार के लिए हमने अपना एक ये लॉजिक बनाया कि हमने ये देखा कि एक जगह 3 ऐड किया जा रहा है और एक जगह 9 ऐड किया जा रहा है, और फिर हमने ये भी सोचा कि दोनों क्या है, दोनों हैं ऑड नंबर्स, 3 भी ऑड है 9 भी ऑड है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऑड नंबर्स के साथ कुछ खेला जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 5 और 7 जो बीच के ऑड नंबर्स बचे हैं उनको ऐड करके देखेंगे और देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। अब अगर हम 3 में 5 ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 8, ठीक है। इसी तरह 8 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 15। तो हमने फाइंड क्या करना था, 8 ही करना था। तो हमारा जो लॉजिक था कि हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करना है ईच कंसेक्यूटिव टर्म को, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वो ऐसा हो रहा है, मतलब ये चीज जो है वो पॉसिबल हो रही है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8, ठीक है। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हमारे कोर्सेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट के पूरे कंसेप्ट शुरू से लेके एंड तक अगर हमारा कोर्स जो बच्चा परचेज कर लेता है वो सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ही हमने हर टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो सीरीज हो, एनालॉजी हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें से कोई भी पॉसिबल टाइप के अब तक जो भी सैनिक स्कूल RIMC या RMS में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने थॉरोली एक्सप्लेन करवाए हैं। और एक ही टाइप के हमने 20-20, 30-30 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाए हैं, ताकि उसको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देख के कोई भी घबराहट ना हो, वो कहीं पे फंसे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में क्या होता है कि 2 टर्म्स दी होती हैं आपको, उनमें एक रिलेशन होता है, आपको वही रिलेशन देखना है वो क्या रिलेशन है, और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में वो रिलेशन आपको फाइंड करना है। अब देखो क्लॉक का क्या काम होता है, क्लॉक का काम होता है कि वो टाइम मेजर करे, टाइम शो करे, यही होता है ना। तो इसी तरह थर्मोमीटर का क्या काम होगा, थर्मोमीटर जब किसी को घर पे बुखार हो जाता है, तेज टेम्परेचर आ जाता है, तभी हम उसको कहते हैं यार उसको थर्मोमीटर से चेक करो। तो मतलब थर्मोमीटर का क्या काम होता है, थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर मेजर करना। जिस तरह से क्लॉक की तरफ हम देखते हैं टाइम के लिए, उसी तरह से हम थर्मोमीटर की तरफ देखते हैं टेम्परेचर के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेचर। एज क्लॉक इज यूज टू मेजर और शो टेम्परेचर, शो टाइम, सिमिलरली थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर और शो टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर किसी ने मेरा वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें हमने सीरीज फाइंड करनी थी अल्फ़ाबेट्स की, लेटर्स की, वो अगर ध्यान से किया हो तो वो बहुत इजीली इसको 1 मिनट में कर देगा, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में कर देगा। अब देखो नंबर इक्विवेलेंसी, A होता है 1, B होता है 2, C होता है 3। ये सीधा का सीधा दे रहे हैं कि C को वो डोनेट कर रहे हैं 3 से, ठीक है। इसी तरह L को किससे करेंगे, L को करेंगे 12 से, क्योंकि L की जो इक्विवेलेंसी होती है वो 12 होती है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नंबर इक्विवेलेंसी आपको हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक लेटर की बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी में से आपके 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ जाते हैं, और वो याद होगी तो आपका वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मात्र ओनली 25 सेकेंड्स में मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड, 25 सेकेंड तक वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लायन, डेन, हॉर्स कहाँ है। अब हॉर्स के साथ यही एनालॉजी का क्वेश्चन है कि इसमें हमें पूछ रहा है कि लायन जो है वो डेन है, उसका रिलेशन, तो हॉर्स का वैसा रिलेशन किसके साथ होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक लायन होता है, शेर होता है, वो डेन में रहता है,
ठीक है, वो मांद में रहता है। मांद हिंदी में का वर्ड है, आपको इतना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जो लायन होता है वो अपनी डेन में रहता है। इसी तरह हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स रहता है स्टेबल में। द होम ऑफ लायन इज नोन एज डेन, सिमिलरली द होम ऑफ हॉर्स इज नोन एज स्टेबल। स्टेबल कहा जाता है जहाँ पे हॉर्स रहता है। अब ये पैटर्न को पूरा करना है। अब देखो इस वाले पैटर्न में आप देखो अगर ध्यान से, तो जो फिगर पहले इनसाइड थी वो अब हो गई है आउटसाइड। ठीक है, रिलेशन ये हम फाइंड कर रहे हैं, और जो आउटसाइड थी फिगर वो चली गई है इनसाइड। तो इस क्वेश्चन में भी ये हो गई इनसाइड वाली फिगर, और ये रोम्बस जो है ये हो गया आउटसाइड वाली फिगर। तो हमारा ये चीज उल्टा हो जाना है। अब ये उल्टा कैसे हो जाएगा कि ये वाली जो फिगर है ये ऑप्शन नंबर सी में अंदर जा रही है, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी में अंदर जा रही है, ये चली गई ऑप्शन नंबर डी में ये अंदर। और जो आउटर वाली फिगर है, जो है आपका जो इनर वाली फिगर है, जो आपका रेक्टेंगल है, वो आ गया है बाहर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना, आपको इन दोनों के बीच में लॉजिक पता लग जाएगा। मैं देखो फिर से क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। आप देखो पहले जो है इनसाइड में सर्कल है, ठीक है, अब वो सर्कल कहाँ चला गया है? आउटसाइड में। इसी तरह पहले ट्राइंगल जो था वो बाहर था, अब वो ट्राइंगल चला गया है सर्कल के अंदर। तो हमारा लॉजिक पता लग गया कि जो बाहर वाली फिगर थी वो अंदर आ गई है, अंदर वाली फिगर ने आउटर कवरेज ले ली है। तो इसी तरह इसमें आप देखो अगर, तो जो ये आपका रेक्टेंगल है वो अंदर था, और रोम्बस कह लो, रोम्बस जो था वो बाहर था। इसी क्वेश्चन में, इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज ऑपोजिट हो गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी वही विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। वो कैसे होगी स्ट्रांग? जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे आपको हर टाइप के क्वेश्चंस पता लग जाएंगे, और आप देखते ही पहचान जाओगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये जो रिलेशन है इन दोनों इमेजेस का, हमारा यही सेम रिलेशन इसका किस इमेज के साथ आएगा? अब देखो इसमें देखो 2 कॉमन है, 2 बीच में है, तो 2 बीच में ही है। लेकिन जो 4 है वो अब ऊपर आ गया है। पहले 4 लेफ्ट में था, अब वो 4 ऊपर आ गया है। और जो 5 जो आपका राइट में था वो 5 नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया। इसी तरह 1 और 3, 1 आप इसको देखो ना, ये वाली जो रॉड है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसको रोटेट कर दो, ये रोटेट कर दो, तो 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब जो हमने आंसर निकालना है उसमें भी हमने सेम रोटेशन फॉलो करनी है। जो ए और सी वाली है उसमें ए इधर आ जाएगा, बी इधर रहेगा, और सी इधर आ जाएगा। लेकिन जो ये दूसरे वाला है डी बी ई वाला, डी और ई वाला, तो डी ऊपर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है? डी बी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हम आपको इसकी उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिटेल्ड वीडियो एक बार फिर से भी भेज देंगे। अब देखो चूज दी ऑड वन आउट, हमें ऑड वन आउट निकालना है। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, होटल, यूनिवर्सिटी। अब इनमें से डिफरेंट क्या है, आपको डिफरेंट फाइंड करना है। डिफरेंट, स्कूल जाते हैं सब पढ़ने के लिए, एजुकेशन। कॉलेज जाते हैं फर्दर हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटी जाते हैं फर्दर एजुकेशन। तो मतलब ये तीनों चीज़ों में, ये तीनों प्लेसेस पे हमें क्या मिलता है? एजुकेशन मिलता है। लेकिन होटल में क्या मिलता है? होटल में तो कब जाते हैं? जब कहीं स्टे करना हो लेजर के लिए, कहीं घूमने जा रहे हैं, या कोई ब्रेक जर्नी करनी है, कहीं पहुंचना है, बीच में थक गए, तो हम होटल में स्टे करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि होटल है, वो ऑड वन आउट है। बाकी सब चीज़ों में एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, एजुकेशन दी जाती है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे हैं कि इसमें जो लेटर्स हैं उन्हीं को
ऑर्डर चेंज किया हुआ है। अब वो आप ऑर्डर कैसे डिराइव करेंगे, देखो स्टार, अब इसमें ATRS। अब देखो जो फर्स्ट लेटर था वो फोर्थ हो गया, ठीक है, फर्स्ट लेटर हो गया फोर्थ, सेकंड वहीं का वहीं रहा, थर्ड जो था वो फर्स्ट पे आ गया और फोर्थ जो था वो थर्ड पे आ गया। अब जो हमारा सीक्वेंस है वो यही फॉलो होना पड़ेगा अगले लेटर्स में भी। अगले लेटर में भी क्या है, प्लान दिया हुआ है। अब आप इसमें बताओ, S हमारा फर्स्ट था वो फोर्थ हो गया, तो इसी तरह P हमारा फर्स्ट है तो P क्या हो जाएगा, फोर्थ हो गया। इसी तरह L हमारा सेकंड था तो L वहीं रहेगा, L यहाँ पे आ गया। A जो था वो थर्ड लेटर था, इसमें भी थर्ड इसमें भी है, तो A आ जाएगा फर्स्ट पे, A हो गया फर्स्ट पे, और N जो हो गया वो हो गया फोर्थ लेटर था वो थर्ड पे, तो हमारा आंसर आ गया ALNP। ALNP हमने बस सीक्वेंस चेंज किया है लेटर्स का, वो ही हमने फॉलो करना है अगले लेटर सीरीज में भी। उसी तरह हमारा आंसर आ गया ये ALNP। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की जैसे हमने पहले अप्रोच रखी थी वही रखनी है। हमने इनको यहाँ पे नीचे लिख लेना है, 2, 5, 10, क्वेश्चन मार्क 26। अब देखो 2 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 का, प्लस 3 कर दिया तो हमें 5 मिल गया। इसी तरह 5 में 5 ऐड किया हमें 10 मिल गया। अब हमने ये देखना है कि फिर से वही ऑड टर्म्स वाली सीरीज ऐड हो रही है, मतलब कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स आर ऑड नंबर्स आर एडेड टू ईच कंसेक्यूटिव टर्म। मतलब पहली हमारी जो टर्म है 2 है, 2 में पहला जो हमारा कंसेक्यूटिव ये हमारा ऑड नंबर ऐड किया वो 3 किया। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है 5 है, उसमें 3 के अगला ऑड नंबर ऐड किया, 3 के अगला ऑड नंबर क्या है 5 ऐड किया। इसी तरह अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है 10, उसमें हमने 5 के अगला ऑड टर्म ऐड करनी है, तो 5 की अगली ऑड टर्म क्या है 7, तो हमने यहाँ पे कर दिया 17, हमारा आंसर आ गया। और अब एक बार चेक करना है कि जो हमने ये लॉजिक फॉलो किया है वो सही भी है या नहीं है। तो 7 के बाद जो ऑड टर्म कौन सी आती है, ऑड नंबर कौन सा आता है, 9 आता है, तो हमने 9 ऐड करके देखा 26 आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। हमारा जो मिसिंग टर्म है वो 17 है, वो रहा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिर से वही नंबर इक्विवेलेंसी, अभी में मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स की अगर आपको नंबर इक्विवेलेंसी याद हो तो ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो ये सेम टू सेम आया है। आपको नंबर इक्विवेलेंसी आनी चाहिए, तभी ये आप ये बहुत इजीली कर पाओगे। अब B की नंबर इक्विवेलेंसी कितनी है 2, D की कितनी है 4 और A की कितनी है 1। ठीक है, अब हमने इनको ऐड किया, 2 + 4 + 1 कितना होता है 7 ऐड किया, हमारा आंसर आ रहा है 7। मतलब हमने जो इनकी अल्फ़ाबेट्स की नंबर इक्विवेलेंसी है वही हमने उनको नंबर इक्विवेलेंसी निकाल के उनको आपस में ऐड कर दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है। आंसर आ गया हमारा 7। अब इसी तरह C A B में देखना है, तो C की है 3, A की है 1, B की है 2। अब इनको ऐड किया 3 + 1 + 2 6 हमारा आंसर है, हाँ जी है। तो हमारा नेक्स्ट हो गया आंसर 6। अब नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, हमें इनमें ऑड वन आउट निकालना है। समर, विंटर, सीजन, स्प्रिंग। अब समर क्या होता है, इतनी गर्मी है, क्या होता है ये एक सीज़न होता है। इसी तरह विंटर है वो भी एक सीज़न है। इसी तरह स्प्रिंग है वो भी एक सीज़न है। तो मतलब ये समर, विंटर, स्प्रिंग आर नथिंग एल्स बट दे आर अ टाइप ऑफ सीज़न। ठीक है, तो हमारे सीजन्स के जो टाइप हैं वो होते हैं ये 3 तरह के, जो दिए हुए हैं वो समर, विंटर, स्प्रिंग, तीनों टाइप के हमारे सीजन्स होते हैं। तो इनमें हमें ऑड वन आउट करना है, तो हमने ऑड क्या हो गया हमारा सीजन आउट हो गया, क्योंकि बाकी जो सब हैं वो सीजन्स के ही टाइप है। अब इसमें हमें ऑड वन आउट निकालना है। अब इसमें अगर आपने 11 का टेबल अच्छे से याद हो किसी को, तो वो देखते ही पहचान जाएगा कि जो 121 है 11 × 11, 99 है 9 × 11 और 143 है 13 × 11। तो मतलब ये 3 टर्म्स, तो जो ये 3 जो नंबर्स हैं 121, 99 और 143, ये तो 11 से डिविजिबल हैं।
लेकिन जो हमारी दूसरी टर्म है वो 9 से डिविजिबल नहीं, जो हमारी 11 से डिविजिबल नहीं है। 135 क्या होता है आपका 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 और 45 से किया तो 3 इंटू 5 इंटू 9, 3 इंटू 5 इंटू 9, तो यहाँ पे ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 135 इज द ओनली नंबर अमंग द थ्री विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा ऑप्शन नंबर 2 135 जो है ये ऑड टर्म है। अब फिर से हमें ऑड वन आउट निकालना है। इसमें ऐसे ही इन क्वेश्चंस में यही अप्रोच रहनी होती है कि B E I K। अब नंबर इक्विवेलेंसी याद हो, चौथा क्वेश्चन आ गया उसी में से। अगर आपको केवल ABCD अच्छे से याद हो और उसकी नंबर इक्विवेलेंसी याद हो तो आप ये क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो सॉल्व, लिटरली ऐसे, ठीक है। अब C E G I, A C E G, सभी के ऐसे रख लो पहले, B D F H, ठीक है। आपने ये सबके लिख लिए। अब 1 मिनट के लिए देखो इसको कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, उसी हिसाब से आप अपने आंसर्स दे सकते हो फर्दर। देखो C और E में कितना डिफरेंस है। C में 2 ऐड किया, C होता है 3, E होता है 5, 2 ऐड किया हमें मिल गया E। इसी तरह E F G 2 ऐड किया, G मिल गया, G H I 2 ऐड किया, I मिल गया। यही सीक्वेंस A B C D E F G B C D E F G H ये आ रहा है। लेकिन B और E में 3 का डिफरेंस आ गया, E और I में 4 का डिफरेंस आ गया, I J K इसमें 2 आ गया। अब जो ये बाकी के लेटर ग्रुप्स हैं ये +2 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उसमें जो पैटर्न है वो +2 का फॉलो नहीं हो रहा, उसमें गलत मतलब एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है इनमें से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हमें इसमें निकालना है। अब ऑड वन आउट निकालने के लिए इनमें देखो आप कि बाकियों में सब में जो इमेजेस हैं वो इनसाइड की इमेज 4 हैं, लेकिन जो इनसाइड की इमेज है वो सेम है सभी में। अब देखो इसमें ट्राइंगल है तो चारों ट्राइंगल हैं, ठीक है। इसमें 4 हैं तो 4 सर्कल के पार्ट हैं, इसमें भी वही है, ये भी वही है। इसमें ट्राइंगल है तो चारों ट्राइंगल हैं इनसाइड वाले, लेकिन इसमें 2 ट्राइंगल हैं और 2 रेक्टेंगल हैं। तो हमारा जो ऑड वन आउट हो गया वो ऑप्शन नंबर 3 ऑड वन आउट हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लगाना है। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमें इसको जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है ई डे, फिर उसके बाद क्या आता है ऑप्शंस में से डी वीक, वीक के बाद क्या आता है बी मंथ, मंथ के बाद क्या आता है ए ईयर, और फिर क्या आता है सी सेंचुरी। अगर हमें पैटर्न देखना है तो सबसे पहले डे दिन, फिर उसके बाद वीक सप्ताह हफ्ता, फिर थर्ड पे आता है मंथ महीना, और ए पे आता है ईयर वर्ष, और लास्ट जो है सेंचुरी पूरा दशक। तो हमारा जो ऑर्डर हो गया वो EDBAC, EDBAC ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो लेटर जो वर्ड सबसे पहले आता है उसको अरेंज करना है पहले, बाकी सब उसके बाद आएंगे।
तो अब इसमें कैसे करना है, सबसे पहले जब भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेटर कंसिडर करना है। फर्स्ट लेटर पहले आएगा तो वो वर्ड पहले हो जाएगा। फिर अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो उसके बाद हम करेंगे सेकंड लेटर को कंपेयर। सेकंड लेटर अगर पहले आया इंग्लिश डिक्शनरी में तो सेकंड लेटर पहले हो जाएगा। इसी तरह ये पैटर्न फॉलो होगा। अब एल 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 एल, इन सब में एल कॉमन है तो मतलब हम फर्स्ट लेटर के बिहाफ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सेकंड ई ई आई आई आई, मतलब अब जो है अब थोड़ा कंपैरिजन हो सकता है। मतलब ए और सी जो है वो हमारा पहले आएगा और ई बी डी बाद में आएगा। अब ए और सी से पहले कौन सा होगा, ए और सी से पहले थर्ड लेटर से कंपेयर किया। थर्ड लेटर उन्हीं का कंपेयर करना है कि जो दिन में सेकंड लेटर सेम है और वो पहले आ रहा है। मतलब अब आपका ग्रुप बन गया, ए और सी 1 या 2 पे होगा और ये 3 4 5 पे होगा। अब हमने थर्ड लेटर कंपेयर किया। टी और एम में से सबसे पहले क्या आता है, एम आता है। तो एम आता है तो मतलब हमारा सी सबसे पहले हो गया, फिर ए उसके बाद आ गया। हमें स्टार्टिंग का ऑर्डर मिल गया सी और ए। सी और ए हमने देखा तो 2 में फॉलो किया जा रहा है, तो हमें मतलब आगे का भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे के सॉल्व करने के लिए हमने कंपेयर करना है ई बी डी में से। अब थर्ड लेटर टी टी जेड, मतलब टी टी जेड आ रहा है तो बी और डी पहले होंगे, जो ई है वो लास्ट में आ गया। अब हमें आंसर मिल सकता है, ई लास्ट में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अब इसको फर्दर चेक करने के लिए हमने बी और डी में कंपेयर करना है। थर्ड लेटर सेम है, फोर्थ लेटर भी सेम है, लेकिन फिफ्थ लेटर में ई पहले आएगा, एल बाद में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो क्रम ऑर्डर हो गया सी ए बी डी और लास्ट में आ गया ई। सी ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें इसमें एनालॉगी फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो आप, जो इसका शेडेड पोर्शन है वो ये है और इसी को लगभग 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है। अगले स्टेप में वो इधर आ गया है। मतलब जो भी काम हुआ है वो शेडेड पोर्शन के साथ ही हुआ है। शेडेड पोर्शन पहले ऐसे था, अब उसको ऐसे कर दिया है। तो मतलब ये जो एंगल है ये लगभग 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया है, और वो भी रोटेट जो किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। अब इसी तरह इसमें जो ये है ऑप्शन आपका ये ऐसा है, तो हमें जो आंसर निकलना है उसको भी ये ऐसे जा रहा है, उसको यूं वाला, मतलब वो भी 90 डिग्री में ही रोटेट होना चाहिए। लेकिन शेडेड पोर्शन दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब वो ऑपोजिट एंड पे नहीं है। ऐसा नहीं है ये एक इधर है और एक इधर है, ऐसा नहीं है जैसे ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, 1 गलत हो गया। और अब ये बाकी के ऑप्शंस ठीक से दिख नहीं रहे, इनको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये देखो, अब ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में देखो ये जो है ये ऐसे, पहले ये ऐसे था, अब ये रोटेट होके ऐसे आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। अब ये ध्यान देना कि हमारी जो गिवन फिगर है वो ये है, और इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसी जो इमेज, ऐसा जो ऑप्शन है वो इस गिवन फिगर का पार्ट है। अब इस गिवन फिगर के पार्ट में अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, ट्राइंगल तो पार्ट ही नहीं है इसका। लेकिन जब अगर हम ये देखें ऑप्शन नंबर बी, ये वाली जो शेप है वो ये बन रही है, तो मतलब ये जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पार्ट है इस गिवन फिगर का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन में अपना आंसर मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये रिलेशन फाइंड करना है, जो ये एक रिलेशन दिया है, ये एक रिलेशन दिया है। अब यही रिलेशन से हमें ये इन दोनों का रिलेशन फाइंड करके वही सेम रिलेशन फॉलो करना है और हमें अपना ये आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। अब 3 और 4 6 ये रिलेशन कब आ सकता है, 3 4 6 का कब हो सकता है? तो आप एक बार देखो, 3 + 4 करें तो 7 आता है, 7 में से 1 गया 6 आता है, एक ये रिलेशन है।
ये फॉलो किया जा रहा है। अब दूसरा रिलेशन, हम यही रिलेशन जो हमने रखा हुआ है ये हम चेक करें अगली फिगर के लिए। तो 6 + 5 11 आता है, 11 में से 1 घटाएं तो 10 आता है। तो क्या ये इधर 10 आ रहा है, इधर 10 नहीं आ रहा है, इधर तो 15 आ रहा है। तो मतलब जो हमने ये रिलेशन सोचा कि इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये नीचे वाली टर्म मिल रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ये चीज़ हो नहीं रही है। तो हमने जो हमारा ये वाला लॉजिक है ये कहीं ना कहीं गलत है, इसको हम कर देते हैं क्लीन। अब फिर से हम 0 पे आ गए, हमने जो अपना एक लॉजिक सोचा था वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारा जो लॉजिक था वो गलत आ गया। तो अब हमें फिर से दूसरा लॉजिक लगाना है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएं कि अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 12 का 6 से ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है? हाँ, 12 का 6 से ये रिलेशन हो सकता है कि अगर 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। अब क्या ये लॉजिक हमारा सही है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। अब इसी 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 15 आता है। तो यस, मतलब हमारा ये रिलेशन जो हमने निकाला था ये सही हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फर्स्ट फिगर में भी फॉलो हो गया, सेकंड में भी हो गया। जो रिलेशन आपका दोनों फिगर्स में फॉलो हो जाएगा वही आपका थर्ड मतलब फिगर में रिलेशन फाइंड करने के लिए वो एप्ट है, वो बिल्कुल सही है, उसी से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब उससे आंसर कैसे निकालेंगे? 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, और 14 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 7, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आना चाहिए ऑप्शन नंबर 7। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, ABC पहली टर्म, फिर जो लास्ट टर्म है उसको दोबारा रिपीट कर दिया है, फिर नेक्स्ट टर्म में जो सेकंड लास्ट टर्म है उसको दोबारा रिपीट कर दिया है। अब इसी तरह हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब पहले लेटर जो पहला जो है हमारा ग्रुप है वो ABC है, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो लास्ट लेटर है ABC में से लास्ट क्या है? C है। C को फिर से रिपीट कर दिया है, C को डबल कर दिया है, ट्वाइस कर दिया है, तो ABCC हो गया। फिर उसके बाद वाले स्टेप में क्या किया है, जो बीच वाला सेकंड लास्ट लेटर है उसको भी रिपीट कर दिया डबल, तो वो ABBCC हो गया है। अब हमें पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली यही होगी कि जो फर्स्ट लेटर है उसको दोबारा रिपीट कर दो, दो बार कर दो उसको, तो मतलब AABBCC हमारा आंसर हो जाएगा AABBCC। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। अब हमें वो फिगर निकालनी है जो गिवन ग्रिड को कंप्लीट करेगी। अब देखो गिवन ग्रिड्स में क्या हो रहा है कि पहले शेडेड पोर्शंस को ही रोटेट किया जा रहा है और लास्ट में अनशेडेड पोर्शन दे दिया। मतलब ऐसा क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना यार ये क्या हो गया, लॉजिक सोचना, 1 मिनट के लिए सोचना, समझ आ जाएगा ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना, ज़्यादा टाइम भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं लगाना। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये जो है शेडेड पोर्शन ये फिर से वही रोटेट कर दिया गया है 90 डिग्री से, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया है, और नेक्स्ट में हमें नॉर्मल दे दिया है। अब देखो इसमें भी यही फॉलो हो रही है, पहले ऐसे था फिर इसको ऐसे कर दिया है और फिर नेक्स्ट में अनशेडेड कर दिया है। तो हमें इसमें भी जो ये है इसको हमने रोटेट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब रोटेट कैसे करना है? 90 डिग्री से। अभी ऐसे है, रोटेट करेंगे 90 डिग्री से तो ये यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन हो जाएंगे दोनों। तो ऐसा किसी में आ रहा है? हाँ ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया आपका रीजनिंग वाला इस लास्ट क्वेश्चन के बाद। तो इसमें क्या पूछता है कि क्रिकेट, बैट, हॉकी का क्या रिलेशन है। अब आपको भी पता होगा सब, क्रिकेट तो आजकल इतना पॉपुलर स्पोर्ट है और इस टाइम यूएसए में अपना ये वर्ल्ड कप भी चल रहा है T20 का, तो उसमें आपको पता ही है कि क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से। ये आपका बैट है, इसी से खेलते हो आप बैट से, तो मतलब क्रिकेट इज प्लेड बाय बैट। सिमिलरली हॉकी किससे खेली जाती है? हॉकी आपको पता होगा स्टिक से खेली जाती है। तो हमें आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। एज क्रिकेट इज अ गेम प्लेड विद द हेल्प ऑफ बैट, सिमिलरली हॉकी इज अ गेम प्लेड विद द हेल्प ऑफ स्टिक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कह लो इनको, 25 कंसेप्ट्स कह लो, जो आज की आपकी क्लास में कवर किए गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है
और वो प्रैक्टिस तभी पॉसिबल अच्छे से मोस्ट इफेक्टिव मैनर में तब हो पाती है कि जब आपको इन डेप्थ कंसेप्ट्स पता हो। आज की क्लास में मेरी कोशिश रही है कि आपको कुछ कंसेप्ट्स बता सकूं, लेकिन आपको अगर डिटेल में कंसेप्ट समझने हैं तो आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें रीजनिंग में मैं आपको मास्टर बना दूंगा। मतलब आप सैनिक स्कूल, RIMC, RMS या अपना कोई भी ओलंपियाड का एग्ज़ाम दो, आप बहुत ईजिली इसको सिक्योर कर पाएंगे। आपको बस करना क्या है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें सारे कोर्सेज दिए गए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए सूट करते हैं। कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन के हैं, कुछ कम ड्यूरेशन के हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान अपना अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और प्रिंटेड बुक्स भी आपको दी जाएंगी, क्योंकि बुक सामने होंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो बेस्ट मैनर होता है कोई स्टडी को करने का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।